हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का एग्ज़ाम आपका 5 जुलाई को होने वाला है और आप सभी को हमने इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दी थी। आपको बताया था 110 नंबर की तैयारी आपकी हम कराएंगे, खुद बहुत अच्छे ढंग से कराएंगे और पूरी 100% 110 से अधिक ही नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आज से जितनी भी क्लासेज आ रही हैं उन सभी क्लासेस को देखिए और कल की अगर आपने क्लास को नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र की। आपको पता होगा कि आपके शिक्षा शास्त्र जो है, पेडागोजी जो है, वो 75 अंक की आती है। 75 नंबर आपको थ्योरी से लाने होते हैं। तो इधर वाले तो देखिए इजी होते हैं, आपके निपट जाते हैं। दूसरे आपके इधर पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे। सभी सब्जेक्ट में 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है, जिसे कि हम लोग एक एक करके कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आपकी हिंदी पेडागोजी की बात करेंगे। आज की क्लास के आपके सभी क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी से संबंधित है। इन क्वेश्चंस को देखिए, अच्छे से समझिए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। मैराथन क्लासेस हैं, बहुत अच्छे ढंग से क्लासेस चलेंगी, डेली क्लास आएगी आपकी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार इनमें से क्या होगा। अर्थ गढ़ना किसको कहते हैं, सीधे सीधे आपको समझना है अर्थ गढ़ना क्या होता है। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, चारों ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, देखिए, समझिए। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए सी नंबर ऑप्शन, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। अर्थ गढ़ने का अर्थ होता है कि छात्र स्वयं अर्थ तैयार करे, अर्थ बनाए, अपनी परिस्थितियों को देखकर, समाज को देखकर, परिवेश को देखकर। जब बालक स्वयं सीखने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ता है तो यानी कि इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि बालक सीखने लगा है, समाज की परिस्थितियों को समझने लगा है। तो पहले क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए, अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इन सभी क्लासेस के आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाकर भी हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। आपको सर्च करना है सफलता मंत्र। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में किस प्रकार से कार्य करती हैं। पत्र पत्रिकाएं हो, बाल साहित्य हो, कोई भी चीज़ हो, ये आपको भाषा सीखने में किस प्रकार से मदद करेंगी आप लोगों को पता होगा। तो यह हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज़ अगर बालक को पढ़ने में मदद कर रही है, सीखने में मदद कर रही है, तो वो साधक का कार्य करती। साधक का मतलब है कि वो आपको किसी न किसी रूप में मदद कर रही है या सहायक है, उसी को साधक कहते हैं। तो इसका आपका पहला ऑप्शन दिया गया, भाषा सीखने में साधक है, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। चलिए, बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने की इनमें से कौन सी विधि सही नहीं है। नहीं आपको बताना है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, बच्चे की मौखिक अभिव्यक्ति हम लोग यानी कि जो उसकी ओरल जो मौखिक रूप से बालक व्यक्त करता है उसके बारे में सतत आकलन कैसे किया जा सकता है। तो इसको हम दूसरे रूप में आपको समझा देते हैं, बच्चों के द्वारा प्रतिक्रिया देना। बिल्कुल सही बात है, बालक जब प्रतिक्रिया देंगे, बोलकर किसी चीज़ में अपने विचारों को व्यक्त करेंगे तो वो तो अच्छा रहेगा। यहाँ पूछा गया सही नहीं है। दूसरा आपका श्याम पट से देख देख कर लिखना, तो ये तो गलत हो जाएगा। चलिए, पहले आगे ऑप्शन देख लें। समूह परिचर्चा, मौखिक बात होगी, समूह परिचर्चा हमेशा अच्छी मानी जाती है। बार बार प्रश्न पूछना, बालक को जब कोई चीज़ क्लास में अच्छी लगेगी, समझेगा, तभी तो वो क्वेश्चन पूछेगा। तो यानी कि ए सी डी ऑप्शन सही दिए गए। कौन सी विधि नहीं है, तो इसमें आपका बचा बी नंबर ऑप्शन, श्याम पट से देख देख कर लिखना, यानी कि नकल करना, यानी कि अनुकरण करना। ये हमेशा आपके सीटेट में गलत माना जाता है, याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, छात्रों की भाषिक अभिव्यक्ति का आकलन करने के लिए किस तरह के प्रश्न सहायक नहीं होते हैं। भाषिक अभिव्यक्ति का हम लोग आकलन कर रहे हैं और भाषिक अभिव्यक्ति के अंतर्गत इनमें से कौन से प्रश्न नहीं आते हैं। क्वेश्चन समझिएगा पहले। भाषिक अभिव्यक्ति का मतलब हो गया कि बालक जो चीज़ सीख रहा है उसकी भाषा का विकास करने के लिए जो उसके विचारों को व्यक्त करने का तरीका है वो किस प्रकार से सहायक नहीं है। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन जो दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न, देखिए ए नंबर ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हमेशा सही हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके
सीखने का आकलन तो कर सकते हैं लेकिन भाषिक अभिव्यक्ति का आकलन नहीं कर सकते हैं, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा निबंध आप अपने मन से लिखते हैं तो ये आपका सही होगा, सहायक होता है। यहाँ पूछा गया कौन सा सहायक नहीं है। क्वेश्चन में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, नहीं पूछा गया है या फिर हाँ पूछा गया है। अभी आपको 1 से 2 दिन में क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कह सकते हम लोग, पॉइंट कह सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट, हाँ नहीं वाले प्रश्न, बिल्कुल ऐसे सटीक प्रश्न आपको बताने वाले हैं, टॉपिक बताने वाले हैं, जिससे कम से कम आपके पूरे पेपर में 15 क्वेश्चन एक क्लास से ही, एक वीडियो से ही कंप्लीट हो जाएंगे। बस आप लोग बताइएगा क्लास आपको पसंद आ रही हो तो ही आपको मिलेंगी क्लासेस, नहीं तो हम दूसरा टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE आपके सीटेट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। CCE का मतलब होता है आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि बालक का सर्वांगीण विकास करना। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो यहाँ बात हो रही हिंदी भाषा में, तो कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा जो कि आपके सतत और व्यापक मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देने योग्य है? तो हिंदी भाषा की बात हो रही है दोस्तों, तो हिंदी भाषा का विभिन्न संदर्भों में जो प्रयोग किया जाएगा वो सबसे आपका सुइटेबल माना जाएगा। डी नंबर ऑप्शन है। विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग की कुशलता, यानी कि किस रूप में, चाहे आप घर में हो, समाज में हो, विद्यालय में हो, आप कैसे भाषा का प्रयोग कर पा रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी तो बालक के हिंदी भाषा का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए जल्दी से, शिक्षक द्वारा प्रगति पत्र या रिपोर्ट कार्ड तैयार करने से उसे अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में क्या सोचने का मौका मिलता है? रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, रिजल्ट कार्ड जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये क्यों तैयार किया जाता है? इससे क्या पता लगता है बालक के बारे में? तो बालक के बारे में सोचने का मौका मिलता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या कि उसने पूरे सत्र में क्या सीखा? इसका बी नंबर ऑप्शन जो दिया गया कि उसने पूरे जो सेशन निकल गया उसमें क्या क्या उसने सीखा और किस क्षेत्र में उसे अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये दोनों अलग अलग पॉइंट दिए रहेंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा इसमें से सही होगा। तो याद रखिएगा, अधिक मेहनत की। आप मेन रिपोर्ट कार्ड तैयार करने का मतलब ये होता है कि बालक किस विषय में कमजोर है, किस विषय में उसे अच्छी पकड़ है, यानी कि उपलब्धि परीक्षण करना, उसकी गलती का पता करना कि किस क्षेत्र में बालक को और अधिक परिश्रम करने की जरूरत है। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए जल्दी से, भाषा की कक्षा में विभिन्न प्रकार के अधिगम संबंधी संचार माध्यमों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो भाषा की क्लास है, उसमें अधिगम से संबंधित संचार माध्यम अलग अलग तरीके के प्रयोग किए जाते हैं। इसका क्या कारण है? तो सीधे सीधे याद रखिएगा, जब भी हम अलग अलग रूप की सामग्री का, शिक्षण सामग्री का या फिर विधियों का प्रयोग करते हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य जो होता है वो होता है समावेशी कक्षाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग मिलता है। यानी कि आपको पता होगा बालक क्लास में जो है वो अलग अलग प्रकार के बालक हैं, सभी बालक समान बुद्धि के तो होते नहीं हैं। तो वो आप याद रखिएगा, समावेशी क्लास में हम अलग अलग शिक्षण विधियों से, अलग अलग शिक्षण सामग्री से बालक का सर्वांगीण विकास करते हैं, उसको सीखने में मदद करते हैं। समावेशी शिक्षा कम से कम आपके 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और सीधे सीधे शब्दों में अगर कहें तो याद रखना है आपको कि सभी प्रकार के बालकों को, चाहे वो किसी भी रूप से दिव्यांग हो या सामान्य हो या अति विशिष्ट हो, उनको एक साथ एक ही क्लास में बैठालकर शिक्षण कार्य कराना। बस शर्त क्या है? शर्त यह कि हम अलग अलग शिक्षण विधियों का, शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं जिस विधि से बालक को सीखने में मदद मिले। तो ये आपकी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक शिक्षिका कक्षा 8 में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव स्पष्ट करने के लिए बातचीत करते समय आप उस शिक्षिका को किस बात के प्रति सचेत रहने की सलाह देंगे? क्लास 8 में जो शिक्षिका है, टीचर जो है वो हिंदी भाषा पढ़ा रही है। हिंदी भाषा में वो क्या टॉपिक पढ़ा रही? पोएम पढ़ा रही, कविता पढ़ा रही है। अब कविता के बारे में आप भी एक दूसरे टीचर हैं तो पोएम से संबंधित किस बात के लिए उसे सचेत करेंगे? तो इसमें आपका सबसे सही हो जाएगा कि जो कविता होती है, जो पोएम होती है, उसका कोई निश्चित भाव या अर्थ नहीं होता है, वो परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि हम उसको किस
किस रूप में दर्शा रहे हैं, किस रूप में ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि कविता का एक निश्चित भाव या अर्थ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। उम्मीद करते हैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो दोस्तों एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा और लाइक भी करना मत भूलिएगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग सीटेट की इस तरीके की अन्य सब्जेक्ट की भी क्लासेस चाहते हैं, अन्य मैराथन क्लासेस चाहते हैं। अभी आपके रिवीजन की क्लासेस लास्ट 15 दिन में स्टार्ट करेंगे हम लोग, जिसमें आपके एक एक टॉपिक को ऐसे याद करा देंगे कि आप कभी भी जीवन में उसे भूल नहीं पाएंगे। आपके उससे प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को भी जगह मिलना चाहिए, इस कथन का सही अर्थ क्या होगा। यानी कि भाषा की पाठ्य पुस्तक है, लैंग्वेज लर्निंग कराई जा रही है, आपको हिंदी भाषा तो पढ़ाई जा रही है लेकिन उसके अलावा एक अन्य भाषा भी, अन्य अतिरिक्त भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का सही अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो वो सही अर्थ इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9, और सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी नंबर ऑप्शन। भाषागत विविधता को सही रूप में परिभाषित करने के लिए, भाषागत विविधता यानी कि बालक जो हैं अलग अलग विविधताओं से, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि बालक जो है अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, बहिर्भाषी होते हैं, और इसके लिए उनको सभी अलग अलग भाषाओं को पढ़ना अनिवार्य हो सकता है, अनिवार्य नहीं कह सकते हैं, जरूरी हो जाता है कि उनकी भाषागत विविधता को देखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए किया जाता। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य इनमें से क्या है। हिंदी भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या हो जाएगा, व्याकरण संबंधी नियमों को कंठस्थ करना, दूसरा आपका है भाषा के बारे में ज्ञान देना, तीसरा है आपका प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने के अवसर देना, या फिर चौथा ऑप्शन है आपका मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ याद कराना। यह इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा बार पूछा गया एक तो, इसलिए ऑप्शंस पढ़ दिए हैं। तो आपको इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन में से बताना है कि हिंदी भाषा शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य इनमें से क्या हो जाएगा। तो हिंदी भाषा शिक्षण का अगर सीधे सीधे उद्देश्य बताया जाए तो अपने विचारों को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, यानी कि प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने के अवसर देना, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। सी नंबर देख लेते हैं दोस्तों, हाँ सी नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी ही था, ऑप्शन को बोलना भूल गए थे। प्रश्न पूछने और अपनी बात कहने के अवसर देना, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। तो अब हम लोग अंतिम क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। तो बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कल से आपको पूरे 30 क्वेश्चंस कराए जाएंगे या 25 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ये सिर्फ आपकी एक डेमो क्लास थी। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। कल सुबह और शाम दोनों टाइम आपकी सीटेट की क्लास ही लगातार चलाई जाएंगी अच्छे ढंग से। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सबसे अधिक उपयोगी और उचित विधि इनमें से कौन सी है। व्याकरण पढ़ाई जा रही है, व्याकरण पढ़ाने की अगर सबसे अच्छी विधियों की बात की जाए 11 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन आगमन विधि। हमने आपको बताया था आगमन विधि क्या होती है, उदाहरण से नियम याद होगा आपको, उदाहरण से नियम आगमन, और निगमन विधि इसकी ठीक उल्टी होती है, नी से नियम नी से निगमन, यानी कि नियम से उदाहरण, ये आपकी निगमन विधि होती है। ये आपको याद रखना है। उदाहरण से नियम जब भी कहा जाएगा तो आगमन विधि कभी भूलना नहीं है आपको। कम से कम 3 क्वेश्चन आपके सीटेट में इस टॉपिक से भी आते हैं, और उच्च प्राथमिक स्तर पर ये आपकी व्याकरण पढ़ाने की उपयुक्त और उचित विधि मानी जाती है कि उदाहरण पढ़ाएंगे फिर हम उसके नियम की ओर जाएंगे। अब अंतिम क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, देखिए जल्दी से। उच्च माध्यमिक स्तर पर आते आते छात्र में किन किन कार्यों को करने की क्षमता का विकास हो जाता। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको पता लग गया होगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिए कल्पना शक्ति, और इसके बाद आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्मृति, और इसके बाद निर्णय लेने की क्षमता। तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो इसका आपका 12 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। उपरोक्त सभी पूरे आपके 12 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही डेली क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपको डेली इस प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।